लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं निर्मला कुमारी पीजीटी बायोलॉजी फिर से आपके साथ हूँ। अभी तक हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल एक्सपेरिमेंट यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके हैं। मेंडल्स लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ चुके हैं। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है क्यों मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा कई सालों तक। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बुक एनसीईआरटी में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले इसे दिया गया है, इसलिए हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं मेंडल ने पी प्लांट पर लक्षणों की वंशागति पर कार्य किया और अपना कार्य 1865 में प्रकाशित कर दिया, लेकिन उनका काम 1900 तक अननोटिस्ड रहा। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 में। उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 तक। 1900 में ही 3 साइंटिस्ट डिवेरिज, कॉरेंस एंड शेरमार्क ने अलग अलग मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तब जाकर के मेंडल के काम को प्रसिद्धि मिली। वे क्या कारण थे जिससे कि मेंडल का वर्क 34 इयर्स तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1, पहला कारण, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज and his work could not be widely published. यानी communication was not proper that time. संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। उनका जो वर्क था वो लोकल जर्नल में प्रकाशित हुआ, जो वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाता है। आज के जैसा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जैसे कोई भी आप वीडियो बनाए वो है सो तुरंत कहिए 1 घंटे में वायरल हो जाता है, उस तरह की सुविधाएं जो होता है उस समय नहीं था। यानी कम्युनिकेशन जो होता है वह उस समय प्रॉपर नहीं था। तो इस वजह से मेंडल का काम वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेंडल का वर्क का अनसक्सेस का। दूसरा कारण, इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर in Mendel's word as a stable or discrete unit that controlled the expression of traits of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. मतलब मेंडल का कॉन्सेप्ट था कि कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना चेंज हुए पास होता है। यानी फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर को ले जाता है। और एलील्स आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। एलील्स साथ में होते हैं लेकिन वो ब्लेंड नहीं होते हैं। इस बात को उस समय के साइंटिस्ट को मेंडल नहीं समझा पाए थे। तीसरा कारण, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। मेंडल ने बायोलॉजी के सिद्धांतों को समझाने के लिए मैथ्स के प्रिंसिपल यानी बेसिकली स्टैटिक्स को यूज किया, जो पूरी तरह से नया था और उस समय के बायोलॉजिस्ट बायो में मैथ्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। चौथा कारण, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स
और से व्हाट दे वेयर मेड ऑफ। मेंडल फैक्टर्स का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। मेंडल्स नहीं बताएं फैक्टर्स कहाँ पर रहता है, किस चीज का बना होता है, कैसे फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए फैक्टर्स जीन्स का। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिसके कारण क्या होता है, मेंडल का काम अननोटिस्ड रहा। जैसे लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी। मेंडल का व्यक्तित्व काफ़ी साधारण था, सादा था, जिससे क्या होता है, मेंडल अपने काम को अच्छी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और साथ ही साथ अन्य वैज्ञानिक जो थे उस समय के, उनको अपने सपोर्ट में नहीं ले पाते हैं। दूसरा कारण, द साइंटिफिक वर्ल्ड वॉज बींग रॉक्ड एट दैट टाइम बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जो आया था। उस समय डार्विन्स का बोलबाला था। उन्होंने अपना डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। तो उस समय लोग जो होता है डार्विन्स पे ज़्यादा ध्यान दिए और मेंडल्स के वर्क को जो होता है इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मेंडल का वर्क क्यों अननोटिस्ड रहा कई सालों तक। जैक बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का रहता है। आप लोग तब तक रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।